हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे पीएसआर ऑप्शनल यूनिट 9 कैसे प्रिपेयर करनी है। तो यहाँ पर क्या है, यूनाइटेड नेशंस के सबसे पहले तो मैं आपको क्वेश्चन ही दिखा देती हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे हुए हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ यूएनएससी, ये 2023 में क्वेश्चन आया था। ऑल्दो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जो कि हमने अभी स्ट्रक्चर में आपको दिखा दूंगी जो हम लोग बनाते हैं हर साल। तो उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ना आपको वेटेज भी समझ में आ जाती है और क्वेश्चंस का लेवल भी समझ में आता है कि कैसे आते हैं क्वेश्चंस, या यूपीएससी उस टॉपिक में से क्या पूछ लेगा। फॉर एग्जांपल अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में से भी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, और वो भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल क्वेश्चन। अब ये भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस में से एक है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हम अगेन जो पूरा स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हैं उसमें आता ही है। नोट्स में ये तो आप पढ़ते ही हो, ठीक है, तो इस वजह से मिल जाता है। और कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि सिनॉप्सिस के नोट्स में से ये क्वेश्चन कैसे आ गया। उसका बहुत ही सिंपल तरीका होता है। यहाँ हम एक तरफ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पिछले 40 साल के कर जाते हैं। 40 साल इतना बड़ा टाइम होता है, इतना लंबा टाइम होता है कि सारे टॉपिक्स जितने भी पॉसिबल आपके थीम्स हैं, टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस हैं, सिंस यूपीएससी क्वेश्चंस रिपीट भी करता है तो वो सब चीज़ें कवर हो जाती हैं। आपको थोड़ा सा वेटेज का भी आइडिया लग जाता है कि कौन से टॉपिक में से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। एंड देन नेक्स्ट चीज़ होती है कि आपको सिलेबस देख के ये समझ में जो नहीं आता है ना कि अभी टॉपिक्स में से कौन से क्वेश्चन आएंगे। फॉर एग्जाम्पल स्पेशलाइज यूएन एजेंसीज में से यूपीएससी क्या पूछ लेगा, तो वो चीज़ें समझनी मुश्किल है। उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हेल्प कर देते हैं। तो पहली चीज़ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हो गई। दूसरी चीज़ हुई कि अब अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से नहीं पूछा 40 ईयर से, तो फिर बुक्स में से कहीं से पूछ सकता है। तो बुक्स को रेफ़र करके और पिछले 40 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रेफ़र करके ये सारे टॉपिक्स प्रिपेयर किए जाते हैं। एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि बुक्स जो हैं वो ऑब्वियस सी बात है, आपको सारे टॉपिक, सारे थीम्स दे देती है कि सब टॉपिक्स भी कौन से होने चाहिए, इसके अंडर भी आपको क्या पढ़ना है, वो आपको समझ में आ जाता है। क्योंकि या तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से आ रहा है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पूछेगा, कोई नया टॉपिक तो बना नहीं लेगा यूपीएससी भी। किताबें ही रेफ़र करके किया जाता है ना, आपका पूरा पेपर प्रिपेयर करा जाता है या फिर टॉपिक्स प्रिपेयर किए जाते हैं, आप किताबें ही चल रही हैं ना। तो दोनों ही चीज़ को अगर आप रेफ़र कर लेते हो तो आपकी ना कोई भी एक लूप होल भी नहीं बच जाता, कुछ भी नहीं बचता उसमें, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल कुछ भी एब्सोल्युटली न्यू अगर आ जाता है मान लो, तो फिर तो सभी के लिए वो न्यू ही होगा, है ना। तो आपके लिए ही सिर्फ अलग नहीं है वो। अब यहाँ से आप बुक्स नोट कर सकते हो। तो ये सारी बुक्स हैं जो इस पूरी यूनिट के लिए रेफ़र की गई हैं। और यूनिट बाय यूनिट मैंने सारी बुक्स आपको बताई हुई हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक बुक होगी या 2 बुक्स होंगी जो कि पूरे पीएसआईआर को कवर कर लेगी, ऐसा नहीं है। तो हर एक यूनिट के हिसाब से जो भी टॉपिक्स दिए होते हैं उनके हिसाब से बुक्स हमें रेफ़र करनी पड़ती हैं। जैसे कॉलेज में क्या करते थे हम लोग कि कोई भी अगर टॉपिक मिलता था हमें, तो उसके लिए अलग से रीडिंग मटेरियल हम रेफ़र करते थे ना किसी का, और उसमें से भी हम एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए कम से कम 2 या 3 मटेरियल तो रीडिंग मटेरियल रेफ़र करके बनाते थे कि कोई टॉपिक किसी में अच्छा मिलता है, कोई किसी में अच्छा मिलता है। वही सेम चीज़ हमें यूपीएससी में भी रेफ़र करनी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यूनिवर्सिटी लेवल पे आप जब आप पढ़ते हो तो उसमें फिर भी आपके 5-10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी चल जाते थे और 2 से 3 रीडिंग मटेरियल भी चल जाते थे। बट यहाँ पर क्या यूपीएससी के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, तो उसके लिए ना आपको एक ठीक है, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बट आपको टॉपिक वाइज थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि एग्ज़ाम में ना वो नहीं चल पाएगा जो कॉलेज में चल जाता था कि हैफजार्ड वे में और कुछ खुद से बना के और कुछ भी लिख दो। एग्ज़ाम में जो पूछा जा रहा है आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर करना है। तो उसका बेस्ट चीज़ यही होती है, बेस्ट वे आउट ये है कि जो पूछा जा रहा है ना वो चीज़ पहले से ही प्रिपेयर करके जाओ। जैसे कि अभी स्ट्रक्चर देख के आप पहले क्वेश्चन देखते हैं कि यूनाइटेड नेशंस एनविसाज रोल एंड एक्चुअल रिकॉर्ड, ये आपका पहला टॉपिक है सिलेबस का, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो यूनाइटेड नेशंस एनविसाज रोल एंड एक्चुअल रिकॉर्ड। तो एक एक करके हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर पहले आप यहाँ से स्ट्रक्चर इस पर्टिकुलर टॉपिक का बनाने के लिए हम सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेंगे, फिर बुक से हमने जो टॉपिक्स लिए हुए हैं ताकि पूरा टॉपिक कवर हो जाए, उस चीज़ के लिए हम बात करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर बेसिकली उन लोगों के लिए जो कि खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं, ओके। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप खुद से प्रिपेयर करो, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी। अगर टाइम नहीं है तो आप सिनॉप्सिस आई ज्वाइन कर सकते हो, हम वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि फिर कंटेंट बनाने की स्ट्रक्चर में जो स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है इसमें कंटेंट बनाने की आपको नीड नहीं है, सारा कंटेंट बना बनाया मिलता है, और इसके अलावा कुछ और रेफर करने की भी नीड नहीं पड़ेगी आपको।
तो बस आप ये ध्यान रखना, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है। अब आप जैसे देखो 2023 में स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चन आया था, 2021 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर क्वेश्चन आया था, ऑल्दो 2019 में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर ही क्वेश्चन आया था। तो आप अगर इस हिसाब से क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। ऐसे ही 2015 का क्वेश्चन अगर आप देखोगे, यहाँ पर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, एंड ये पूछा था कि डू यू थिंक दैट मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैव बीन एबल टू अचीव द डिजायर्ड गोल्स ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो उसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है लगातार, आप वो चीज़ नोट करना, उस चीज़ को आप देखना। ओके तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है, जैसे यूएन जनरल असेंबली, मिलेनियम समिट, ये सारे इस टाइप के जो क्वेश्चन है, ये आपको रेपिटेटिव नेचर के क्वेश्चंस यहाँ पर मिल जाएंगे कि हाँ यूपीएससी रिपीट कर रहा है अपने क्वेश्चन। फिर जैसे 2019 का आपका क्वेश्चन आया था कि प्रीडोमिनेंस ऑफ द यूएसए इन द यूएन फंडिंग अफेक्ट द डिसीजन मेकिंग। ठीक है, यूएसए के प्रीडोमिनेंस के ऊपर बात आ रही है कि सिंस वो यूएन को ज़्यादा फंडिंग देता है तो क्या उसमें यूएसए की ज़्यादा चलती है, मतलब डिसीजन मेकिंग में अफेक्ट कर देता है वो चीज़। फिर 2018 का क्वेश्चन आया था रेलेवेंस ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन ऑफ 1325 ऑन सिक्योरिटी ऑफ वुमेन इन कन्फ्लिक्ट जोन्स। ओके देन 2017 का क्वेश्चन था लिमिटेशंस इन द फंक्शनिंग ऑफ यूनाइटेड नेशंस के ऊपर। 2015 का क्वेश्चन हम देख चुके हैं ऑलरेडी। देन 2011 में क्वेश्चन आया था पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड में इंटरनेशनल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए यूएन कितना सक्सेसफुल हो पाया है। देन 2010 का क्वेश्चन आया था कि यूएन जो है वो आजकल एक सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बन के रह गई है, रादर देन जो सिक्योरिटी ओरिएंटेड बॉडी उसको बनना चाहिए था या वो थी, तो वो चीज़ नहीं। अब 2007 का अगेन वही सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आया, रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस इज द ऑनसेट ऑफ न्यू मिलेनियम समिट, अगेन 2000 का क्वेश्चन है ये। 1999 का क्वेश्चन आया था रोल ऑफ थर्ड वर्ल्ड इन इंटरनेशनल रिलेशन स्पेशली इन द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, एंड इसी टाइप का क्वेश्चन आया था 96 में कि यूएन डज नॉट होल्ड मच प्रॉमिस टू फ्री द थर्ड वर्ल्ड फ्रॉम द क्लचेस ऑफ नियो इम्पीरियलिज्म। तो इसको हम नियो इम्पीरियलिज्म में भी कवर कर सकते हैं टॉपिक में, एंड इसको हम यहाँ पर भी कवर कर सकते हैं सिंस यूनाइटेड नेशंस के कंटेक्स्ट का क्वेश्चन है। अगेन 1995 में भी क्वेश्चन ये आया था कि फ्रॉम द स्टार्ट यूनाइटेड नेशंस हैव अ माइक्रोकॉस्म ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स विद डेवलपमेंट्स विद इन द इंस्टीट्यूशन टेंडिंग टू मिरर द एटमॉस्फेयर एंड हैपनिंग आउटसाइड इट्स वॉल्स कमेंट। तो ये सारे अभी हम स्ट्रक्चर में थोड़ा सा इनकलकेट करते हैं कि कैसे इसको प्रिपेयर करना है। सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन दोगे जिसमें डेफिनेशन पर्पस बताओगे, रोल क्या है यूनाइटेड नेशंस का इंटरनेशनल रिलेशंस में, ये सारा आपको जनरल वे में थोड़ा सा आप दो लाइन में जैसे आप डेफिनेशन दोगे, थोड़ा सा जनरल वे में यहाँ पर आप बात करोगे। उसके बाद आता है यूएन चार्टर का एंड विजन फंक्शंस वगैरह क्या है यूएन की, ये सारे प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ पर स्ट्रक्चर फंक्शंस ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर दोगे। ओके 2023 का ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा हुआ था तो ये यहाँ पर आपका कवर होगा। पीस कीपिंग एंड कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है जिसमें आप यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस के बारे में बात करोगे, जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं है कि पहला टॉपिक है, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस को भी एंड इनफैक्ट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को भी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 2018 का जैसे क्वेश्चन है रेलेवेंस ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, ये यहाँ पर कवर होगा। 2011 का भी क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाएगा। फिर इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड डिप्लोमेसी पर क्वेश्चंस पूछे गए थे, 2 क्वेश्चन पूछे थे 2019 के एंड 1995 के, यहाँ पर कवर हो जाएंगे। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट पे 2 क्वेश्चंस थे, वो यहाँ पर आप कवर करोगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वाले, एंड देन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वाला क्वेश्चन भी यहीं कवर हो जाएगा। फिर ह्यूमन राइट्स एडवोकेसी, चैलेंजेस, क्रिटिसिज्म, जिसमें अगेन 2010 का पर्टिकुलर क्वेश्चन ये कवर होगा यहाँ पर। एक्चुअल रिकॉर्ड एंड अब आपको पूरा इवैल्यूएट करना है तो इसमें आप 2017 वाला क्वेश्चन भी करोगे कि ठीक है बहुत लिमिटेशंस थी बट कुछ तो क्रेडिट मिलना चाहिए यूनाइटेड नेशंस को वगैरह वगैरह। 1996 में वो जो थर्ड वर्ल्ड को फ्री कराया था वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर इवैल्यूएट करोगे कि इतना कर नहीं पाया जितना करना चाहिए था यूनाइटेड नेशंस को, तो सारी चीज़ें आप इवैल्यूएट करके यहाँ पर बता दोगे। देन एंड में आप फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट रिफॉर्म्स के बारे में आप थोड़ा सा बात करोगे, अगेन न्यू मिलेनियम का क्या रोल था, उनके क्या क्या चेंजेस आए अभी नया यूनाइटेड नेशंस के रोल में। यूएन जनरल असेंबली के बारे में बात करोगे जो मिलेनियम समिट हुआ था सितंबर 2000 में, देन उसको इन दी एंड कंक्लूड कर दोगे। ऑल्दो ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है 2000 का जो क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन ना देखो उस टाइम का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन ये रहा था, ठीक है, बट आज के टाइम में अगर आपको यूनाइटेड नेशंस का कुछ करंट अफेयर्स का क्वेश्चन मिलता है तो आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो, अदरवाइज़ आप कर जाना
कि रिपीट हो सकता है ऑफकोर्स क्वेश्चन, मिलेनियम समिट पे काफ़ी क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हैं ऑलरेडी, तो उनको भी कर जाना। अब स्पेशलाइज यूएन एजेंसीज एम्स एंड फंक्शनिंग, तो इसमें आपको इंट्रोडक्शन आप मेंशन करोगे, यूनाइटेड नेशन यूनेस्को के बारे में आप यहाँ पर बताओगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप यहाँ पर बताओगे, फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि इस पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इंट्रोडक्शन आप दोगे, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रक्चर, फंक्शंस वगैरह, की कन्वेंशन, स्टैंडर्ड्स कौन कौन से हैं, फोकस एरियाज, प्रोग्रामेटिक वर्क। आपको लगता है थोड़ा जल्दी चल रहा है, आप पॉज कर सकते हो एंड इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर कहीं लिख सकते हो अपने पास पॉज करके। देन ग्लोबल कैंपेन्स, इनिशिएटिव्स हैं, टेक्निकल असिस्टेंस है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, चैलेंजेस, क्रिटिसिजम्स आप यहाँ पर दोगे, आईएलओ का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है ग्लोबल सोशल जस्टिस में, देन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इसकी क्या रिलेशनशिप है। यहाँ पर 2006 का क्वेश्चन आया था एक कि कुछ एजेंसीज हैं इंटरनेशनल कोऑपरेशन की, वो ज़्यादा सक्सेसफुल रही हैं ह्यूमैनिटी के वेलफेयर के लिए दैन दी आईएलओ। तो यहाँ पर क्या है, आपको थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करनी है। फ्यूचर डायरेक्शंस, रेलेवेंस आप बताएंगे एंड देन कंक्लूड कर देंगे। फिर यूएनडीपी के बारे में आपको थोड़ा सा डिस्कस करना है, यूनिसेफ के बारे में आप बताओगे, एफएओ के बारे में बताओगे। देन आता है आपका वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसलिए इसको अगेन डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन आप बताओगे, वर्ल्ड बैंक बताओगे। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, जितने भी यहाँ पर एजेंसीज मेंशन किए गई हैं सबके स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस पढ़ जाना, उनको मत छोड़ के जाना प्लीज़। बहुत बहुत स्ट्रिक्टली और बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर मैं प्रेशर दे के बोल रही हूँ आपको कि प्लीज़ ये चीज़ ज़रूर करना। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस आपको हर एक यूएन एजेंसी के बारे में पढ़ के जानी है। फिर वर्ल्ड बैंक के बारे में आप बताओ, इसका स्ट्रक्चर, गवर्नेंस, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, क्रिटिसिज्म, चैलेंजेस वगैरह, वर्ल्ड बैंक के ऑपरेशंस कैसे चलते हैं, आईएमएफ का आप थोड़ा सा बताओगे ये सारी चीज़ें। देन कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, रिफॉर्म्स, फ्यूचर डायरेक्शंस क्या है। आफ्टर दैट आप बताओगे राइजिंग पावर्स एंड चैलेंजेस टू डोमिनेंस, जिसमें 2009 का क्वेश्चन था, राइजिंग पावर चैलेंजिंग द यूएसए एंड वेस्टर्न डोमिनेंस इन द आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कवर हो जाएगा। अब ये इसी टाइप का क्वेश्चन यूएन के कंटेक्स्ट में भी पूछा हुआ था, है ना, बस यहाँ पर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के कंटेक्स्ट में पूछ लिया है। फिर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में गवर्नेंस क्या है कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, G7, गैट और बाकी के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं कि वो टीएनसीज, बैंक्स और इन्वेस्टमेंट फर्म्स के इंटरेस्ट के फेवर में ही जाते हैं, मतलब उनके इंटरेस्ट को सर्व करते हैं न्यू इंपीरियल एज में। तो इसको आपको थोड़ा सा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के जो गवर्नेंस के एग्जाम्पल्स देते हुए यहाँ पर बताना है, जो कि 2016 का क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाएगा। फिर लेजिटिमेसी एंड रेलेवेंस ऑफ वर्ल्ड गवर्नेंस मैकेनिज्म, 2015 का क्वेश्चन यहाँ पर कवर करेंगे कि जो वर्ल्ड गवर्नेंस मैकेनिज्म है जो कि आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक डोमिनेट करते हैं वो कितने लेजिटिमेट और रेलेवेंट है, कौन से मेजर्स आप सजेस्ट करोगे कि जो कि ग्लोबल गवर्नेंस की इफेक्टिवनेस को और बढ़ाते हैं। ठीक है, देन आप रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स बताओगे इंटरनेशनल रिलेशंस में, जिसमें आप आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूरोपियन यूनियन, एमएनसीज में क्या रोल रहा है नॉन स्टेट एक्टर्स का, ये सारी चीज़ें डिस्कस करोगे। फिर इंडिया का रिलेशनशिप क्या है आईएमएफ के साथ, इस पर आप थोड़ा सा डिटेल में बताना इन दोनों आंसर्स को, क्योंकि देखो है तो सेम ही आंसर्स है। 1992 में इंडिया एंड आईएमएफ पूछा हुआ है, 2003 में आईएमएफ एंड इंडियाज़ डेवलपमेंट पूछा हुआ है। देन आपको क्या करना है यहाँ पर, थोड़ा सा आप इसको डिटेल में बताओगे क्योंकि इंडिया के कंटेक्स्ट में है, तो इंडिया के कंटेक्स्ट को आप एक्सप्लेन ज़रूर करोगे जहाँ जहाँ भी पूछा हुआ है, और थोड़ा सा ट्राई करो कि कुछ केस स्टडीज़ या कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स दे के एक्सप्लेन करना। देन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसके बारे में आप बताओगे। देन यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़ एंड यूएनईपी के बारे में बताओगे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अगेन इस पे क्वेश्चन पूछे गए थे, इस वजह से ये भी थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन आप दोगे, ओवरव्यू बताओगे, इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ था। तो यहाँ पर आपके ना 2 क्वेश्चन कवर होंगे। 1991 का क्वेश्चन आया था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कमेंट, एंड देन 2006 का क्वेश्चन आया था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कमेंट। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वर्ड टू वर्ड सिमिलर। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके ये पूरा जो आप बनाओगे ना, अभी ये कंटेंट बन रहा है, इस पर पूरे ये दोनों क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा इसमें वो ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी वर्ड लिमिट क्या है, उसके हिसाब से आप लिख दोगे। ऑल्दो हम जो वर्ड लिमिट देते हैं वो इतनी देते हैं कि आप अगर आप मतलब
गिर तोड़ के भी थोड़ा मतलब भूल भी जाओगे ना, तो भी आप जितने नंबर का क्वेश्चन है उतने वर्ड्स तो लिख ही आओगे डेफिनेटली। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि जितने नंबर का क्वेश्चन आता है, जितने वर्ड्स लिखने होते हैं मैक्सिमम एग्ज़ाम में, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, उससे आप थोड़ा सा ज़्यादा ही पढ़ के जाना उसके बारे में, सो दैट अगर आप भूल भी जाते हो, जो कि नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम भूल जाते हैं बहुत बार आंसर्स, तो उसमें से भी आपको बचा हुआ जो पोर्शन हो वो पूरा याद रह जाए। ओके, देन ज्यूरिसडिक्शन एंड कॉम्पोजिशन आएंगे, जिसमें आप सारे कॉम्पोजिशन वगैरह मेंशन करोगे, जिसमें 2022 का क्वेश्चन आया था कॉम्पोजिशन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था, एंड डिस्कस इट्स वॉलंटरी ज्यूरिसडिक्शन, ये कवर हो जाएगा। 2001 का क्वेश्चन आया था कंपल्सरी ज्यूरिसडिक्शन क्लॉज का अंडर द स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। 1992 में भी क्वेश्चन आया था कंपल्सरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। फिर रोल एंड फंक्शंस के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, एंड इसमें आपका एक पर्टिकुलर क्वेश्चन था 2019 का, ऑल्दो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन तो डेफिनेटली नहीं था, थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था कि आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का रोल बताना है इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स में। फिर लीगल प्रोसीडिंग्स एंड प्रैक्टिस। अब यहाँ पर जैसे मान लो आपको रोल पूछा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो अगर आप सिर्फ रोल बता दोगे ना तो वो आंसर नहीं चलेगा, मैं पहले ही बता दूं। ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी रोल लिखा हो, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, ऐसा नहीं होगा, प्लीज़ डोंट डू दिस। पूरा क्वेश्चन पढ़ो, समझो क्या लिखा हुआ है। तो अगर आपको समझ में आ रहा है कि आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का रोल इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स के कॉन्टेक्स्ट में लिखना है, तो वही लिखना है। ओके, फिर लीगल प्रोसीडिंग्स प्रैक्टिसेस आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे, कुछ केसेस लैंडमार्क डिसीजंस वगैरह बताओगे, चैलेंजेस लिमिटेशंस क्या है, रिलेशनशिप क्या है यूनाइटेड नेशंस के साथ। देन कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या रहे हैं इंटरनेशनल लॉ में, जिसमें 1995 का क्वेश्चन है रोल ऑफ इंटरनेशनल लॉ इन इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ये यहाँ पर कवर हो जाएगा। फिर रीजनल कोर्ट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री ज्यूरिसडिक्शन कवर होगा यहाँ पर। देन फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स एंड रिफॉर्म्स आ जाते हैं, और यहाँ पर आपका ये जो एजेंसीज वाला टॉपिक है वो एंड होता है। अब यहाँ पर क्या, नीड फॉर यूएन रिफॉर्म्स, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये हम अभी देख लेते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चंस आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, इंट्रोडक्शन आप दोगे इनफेक्टिवनेस और इनएफिशिएंसीज में, ये क्वेश्चन एक कवर होगा कि कौन से मेजर्स लिए हैं यूनाइटेड नेशंस ने अपने रिफॉर्म्स के लिए। देन ग्लोबल डायनामिक्स जैसे चेंज हो रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जिसमें आप बताओगे कि जैसे सिग्निफिकेंस अर्जेंसी क्या है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स के लिए, उसका रेलेवेंस क्या है रिफॉर्म प्रपोजल्स मेड बाय द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल का फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर दोगे। फिर लैक ऑफ अडेप्टेबिलिटी है यहाँ पर, जिसमें आपका 2016 का क्वेश्चन आता है कि डू यू एंडोर्स द यूनाइटेड नेशंस नीड्स मेजर चेंजेस इन इट्स स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शनिंग, सजेस्ट द चेंजेस फॉर एफिशिएंट इम्प्रूवमेंट्स। आफ्टर दैट ह्यूमन राइट्स एंड पीस कीपिंग चैलेंजेस का टॉपिक यहाँ पर रहेगा, जिसमें आप इकोनॉमिक एंड सोशल अरेंजमेंट्स क्या रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के, क्या वो इफेक्टिव रहे हैं, उसमें क्या रिफॉर्म्स हैं, वो क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाएगा। देन यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म इन द कंटेक्स्ट ऑफ चेंजिंग ग्लोबल मिलियो, इन 2014 का क्वेश्चन आया था, तो ये यहाँ पर कवर हो जाएगा। देन स्ट्रेंथनिंग पीस कीपिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, तो ये टॉपिक हम काफ़ी बार पढ़ते हैं, पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, और भी यूनिट्स में हमने ये टॉपिक पढ़ा है, इनफैक्ट काफ़ी बार पढ़ चुके हैं हम ये टॉपिक। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है इंटरनेशनल लॉ के ऊपर कि यूएन रिफॉर्म एफर्ट्स ऑफ 2004 to 5 ट्रांसफॉर्म द कंसेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी एज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ international law, and do you think that UN reforms discourse represent a biopolitical reprogramming of contemporary sovereignty and global governance? 2012 का ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आया था। अगर किसी को भी कन्फ्यूजन हो कि इसमें क्या मेंशन करना है, क्या लिखना है, तो पूछ लेना कमेंट करके, पर ट्राई करना एक बार ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, ठीक है? ये मेरी तरफ से टास्क है, और इस वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या समझ में आया और कैसे आप परसीव करते हो। मैंने काफ़ी बार क्योंकि बताया कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको आपको कैसे पढ़ना, समझना कैसे है, जब आप समझ जाओगे ना क्वेश्चन को तभी लिख पाओगे, ये तो ऑब्वियस सी बात है ना? पर उसको समझना कैसे है, कैसे तोड़ना है, वो मैंने काफ़ी बार बताया। मैं आपको फिर से बता देती हूँ। कोई भी क्वेश्चन लो और उसको आप अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ो, ठीक है? सबसे पहले तो आपको क्या दिख रहा है, हाउ फार द यूएन रिफॉर्म एफर्ट्स ऑफ 2004 to 5,
तो यूएन रिफॉर्म एफर्ट्स ऑफ 2004 to 5 पहला क्वेश्चन हो गया। ये यहाँ से आपको समझने की नीड है, पहले तो इसी के बारे में बात हो रही है। इसने ट्रांसफॉर्म किया था कंसेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी, ठीक है, एज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ये आपका दूसरा हो गया कि सॉवरेनिटी एज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ऐसे आपको तोड़ना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो आपको ना क्वेश्चन अब समझ में आने लगेगा धीरे धीरे, जैसे अभी बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा था ना, अब क्लियर होने लगेगा। 2012 का क्वेश्चन ऑल दो ये, डू यू थिंक दैट यूएन रिफॉर्म्स डिस्कोर्स represent a biopolitical programming, UN reform discourse represent a biopolitical reprogramming of contemporary sovereignty and global governance। तो आपने क्या किया, 4 क्वेश्चन के अंदर ये पूरे एक क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया, ठीक है, कि किस चीज़ की बायोपॉलिटिकल रीप्रोग्रामिंग, कंटेम्प्रेरी सॉवरेनिटी एंड ग्लोबल गवर्नेंस की। क्या यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म्स डिस्कोर्स रिप्रेजेंट करता है बायोपॉलिटिकल रीप्रोग्रामिंग ऑफ कंटेम्प्रेरी सॉवरेनिटी एंड ग्लोबल गवर्नेंस? समझ गए आप? आपने इसको कितने सारे क्वेश्चंस के अंदर तोड़ दिया। ये पूरा क्वेश्चन आप, ये जो 4 मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं, इन 4 क्वेश्चंस के अंडर तोड़ के इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। अब आपका ये क्वेश्चन इजीली अटेम्प्टेबल है, ठीक है। तो क्या है, आपको क्या करना है कि जब भी क्वेश्चन बड़ा लगे, अजीब लगे, इनफैक्ट अगर छोटा भी लगे ना, मान लो ये 2011 वाला ही क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, बट स्टिल अगर प्रॉब्लम लगे ना, इसको तोड़ो, ठीक है, तोड़ तोड़ के पढ़ो, समझो, ठीक है। चैलेंजेस बताना है 1 क्वेश्चन, प्रॉस्पेक्ट्स बताने हैं 2 क्वेश्चन, किसके, यूएनओ के, इन बिकमिंग अ वर्ल्ड स्टेट। ये आपका 3rd हो गया, ओके। 1998 का क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन में, इसको सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 लाइन का क्वेश्चन है, बट हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। अब समझ में आएगा क्या क्या लिखना होगा आंसर में। चैलेंजेस लिखने होंगे, प्रॉस्पेक्ट्स लिखने होंगे, फिर किस कंटेक्स्ट में लिखने होंगे कि यूएनओ वर्ल्ड स्टेट कैसे बन रहा है इस कंटेक्स्ट में, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ये क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, ओके। फिर यूनाइटेड नेशन इन इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में आप लिखोगे, जिसमें आपका ये यूएन हैज़ डन वेल बट नॉट वेल इनफ, ठीक है, उस पर कमेंट करना है। तो ये इंटरनेशनल सिस्टम में कैसा परफॉर्म किया है, ये पूरी चीज़ें आप यहाँ पर कवर करोगे एंड देन कंक्लूड कर दोगे। बुक्स मैंने आपको बताई दी हैं, कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी चीज़ में, तो आप डेफिनेटली कमेंट करके भी पूछ सकते हो, मेल, कॉल कर लो, कैसे भी आपको कनेक्ट करना है कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।